अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 25 का नेक्स्ट टॉपिक बायोस्फीयर जो है वो डिस्कस करेंगे। कल हमने पिछले लेक्चर में इकोसिस्टम की जो इंट्रोडक्शन था उसको देखा था। इकोसिस्टम, उसके पार्ट्स, वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। उससे जो नेक्स्ट टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में है वो बायोस्फीयर है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें दो वर्ड हैं, बायो एंड स्फीयर। तो इन दोनों से मिला के हम उसकी डिफ़ाइन बनाते हैं। तो स्फीयर जैसे कि आपको मालूम है कि हम कहते हैं अर्थ को, और बायो से मुराद हमने ली हुई है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी जानदार, जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं। तो ज़मीन का उतना का हिस्सा जिसके ऊपर जानदार रहते हैं वो बायोस्फीयर कहलाता है। और वो एक थिन लेयर है, नॉट दैट प्रॉपर प्लेस, सारी की सारी नहीं है, पूरी ज़मीन के ऊपर नहीं है। कुछ प्लेस है उसकी जिसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जितने के एरिया के ऊपर पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ये जो है इसकी एक प्रॉपर रेंज है बायोस्फीयर की, तो वो रेंज भी मैंने नीचे आपको लिख दी है। पहले अगर हम उसकी डिफ़ाइन देखें इसी हवाले से, तो बायोस्फीयर जो है वो थिन लेयर है, यानी इतना ज़्यादा वो डीपली नहीं है अर्थ की, जिसके ऊपर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमने यूँ स्फीयर लाइक अर्थ जो है ना वो ड्रॉ की, तो उसके ऊपर अगर हमारे पास यूँ ऊपर तक और नीचे तक इतनी लेयर में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, बाकी अर्थ जो है वो अनकवर्ड है विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो फिर जितना का एरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कवर किया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। और ये जैसे मैंने बनाया, ये उतना ही नीचे की जानब है डीप और उतना ही ऊपर की जानब है हाई। तो इट मीन्स, और इसको अगर हम मेजर करें तो मेजरमेंट में आपके पास टेक्स्ट बुक पे भी लिखा है कि 8 to 10 किलोमीटर हाई है अर्थ क्रस्ट से, और 8 to 10 किलोमीटर ही डीप है, यानी सेम एंड इन डीप है। यानी समंदर के अंदर 8 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाते हैं, और ऊपर एटमॉस्फेयर तक जो है वो इतने जानदार जो है ना एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम मिला के कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के ऊपर चूंकि सारे इकोसिस्टम्स और कम्युनिटीज़ सारा कुछ आ जाता है, तो उसके अंदर फिर हर एक जानदार के रहने की एक ख़ास जगह होगी। सब के सब एक ही जगह पे भी अगर रह रहे हैं तो अपने लिए कुछ एक अलग सा इलाका बनाएंगे, एक महदूदात रखेंगे, अपने लिए एक हद मुकर्रर करेंगे, अपने रहने का एरिया, टेरिटरी जिसको हम कहते हैं, रीजन एरिया कहते हैं, वो अलग कर लेंगे। वो जो एरिया होगा जिस पे एक्चुअली एक ऑर्गेनिज्म रह रहा होगा दूसरे की निस्बत अलग होके, वो उसका होगा हैबिटेट। जैसे कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया, तो पहला बायोस्फीयर में जो आएगी पहला पॉइंट वो होगा हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट एक्चुअल लोकेशन है, यानी वो असली जगह, प्लेस किसी भी एरिया की वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहाँ जानदार रह रहा है। अब फॉर एग्जांपल जानदार रह रहा है जो है ना वो फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर, तो वो तो इतनी वाइड जगह है, इतनी चीज़ें वहाँ पे रहने की, उस जगह पे एक्चुअल प्लेस या वो एग्जैक्ट एरिया जहाँ पे जानदार हमें मिलेगा वो उसका हैबिटेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम परिंदों की बात करें तो वो पूरे जंगल में से किसी एक ट्री के ऊपर नेस्ट बना के रहेंगे, वो उसका हैबिटेट होगा। अगर हम किसी रिप्टाइल की बात करें तो वो किसी केव या गार में रह रहा होगा, वो उसका हैबिटेट होगा। फिर इसी तरह आप सांप की बात कर लें, या इस तरह कोई भी दूसरे रेंगने वाले जानवर जो ज़मीन के अंदर बिल बना के, बरो बना के रहते हैं, वो बरो उसका हैबिटेट होगा। तो मेरा बेटा, हम इस जगह पे ये बात कर रहे हैं कि जितनी भी बायोस्फीयर के अंदर इकोसिस्टम्स आते हैं, जितनी उसमें कम्युनिटीज़ आती हैं, वो वाइड एरिया पे होती हैं, तो इसलिए उनका एक स्पेसिफिक पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है जहाँ पे एक्चुअल में वो पड़े होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में वो रहते हैं, वो उसका हैबिटेट होता है। और वही हमने डिफाइन में लिखा है कि एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। जो वर्ड है हैबिटेट, ये एक्चुअल में लैटिन रूट रखता है, यानी ये जो है वो लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि हैबिट से निकला है। हैबिट से, हैबिट मीन्स होता है रिपीट करना, यानी किसी चीज़ को बार बार दोहराना या किसी जगह बार बार जाना। तो यहाँ से मुराद ये होगी कि वो जानदार
जहाँ कहीं भी एज ए प्रीडेटर जाता है, खुराक लेने जाता है, किसी भी काम जाता है, वापस एट द एंड उसी प्लेस पे आके रुकता है रोज, तो वो उसका हैबिटेट होगा, वो उसकी हैबिट बन जाएगी वहाँ पे रहना। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस सोसाइटी में, माशरे में, एक कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, एक शहर में रह रहे होते हैं, उस पूरे शहर में ट्रैवल करते हैं इधर उधर अपने काम से, बाकी सारी चीज़ों से, एट द एंड शाम को हम एन उस जगह, उस घर में जाते हैं जहाँ पे हम पहले रह रहे थे। दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट। के कोई भी जानदार अपनी उस एक्चुअल प्लेस पे जाता है जहाँ पे वो पहले से रह रहा है, जहाँ पे वो पैदा हुआ था। दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। इसको अगर आप उर्दू में डिफाइन करना चाहें तो उसमें हम इसको उर्दू में कहते होते हैं मस्कन, और मस्कन को अगर आप कहें तो वो होगी सुकून की जगह। मस्कन यानी सुकून की जगह, और इजी प्लेस या लेजियर टाइम प्लेस जिसमें कि सुकून लेता है जानदार, तो वो भी उसका घर होता है, वहाँ उसके रहने की जगह होती है। दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। अब हमने ये बात कर ली कि बायोस्फीयर के अंदर जानदार के रहने की जगह को हैबिटेट कहते हैं। अब हमने ये बताना है कि उसका जो किरदार होता है पूरे के पूरी जो इकोसिस्टम है उसमें वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल नीची। अब नीची जो है वो एक्चुअल में हम उसको कह रहे हैं कि उसका रोल या किरदार है, और इकोलॉजिकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज विद इट्स इन्वायरमेंट। अपने माहौल के अंदर इसका जो किरदार है, जो दूसरे जानदारों और बेजान चीज़ों के साथ उसका बिहेव है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल नीची। इकोलॉजिकल नीची के बारे में दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने थोड़ा डिफाइन किया, उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई की, क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर जानदार की ज़िंदगी के तमाम पहलू आ जाते हैं, तमाम एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि वो खुराक कैसे लेता है, कितने टेम्परेचर पे रहता है, कहाँ पे जाता है, और इसको ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, पीएच कितनी होती है उसकी, ऑप्टिमम टेम्परेचर उसका कितना होता है। ये सारी चीज़ें जो कि एक ही चीज़ पे आती हैं, और उसका इंटरेक्शन दूसरे जानदारों के साथ, क्या वो प्रीडेटर है, क्या वो प्री है, क्या वो कंपीटेटर है, कॉमन्सलिज्म करता है, म्यूचुअलिज्म करता है, किस तरह रहता है दूसरे के साथ, कैसे इंटरेक्शंस करता है, वो सारी चीज़ें इस एक इकोलॉजिकल नीची में अहाता की जाती। तो इसके बारे में दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, लेकिन हमारे पास टॉपिक में थोड़ी कम चीज़ें लिखी हुई हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वर्क है जोसेफ ग्रिनल का, 1917 में उसने इकोलॉजिकल नीची के बारे में थोड़ी एक्सप्लेन दी थी। ये आपके पास लिखा होगा, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट था, अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होगा? जो परिंदों का मुताला करने वाला है, उसको हम कहते हैं कि वो ऑर्निथोलॉजिस्ट है। तो उसने परिंदों का मुताला करते हुए इकोलॉजिकल नीची जो है वो डिफाइन की थी। इसमें उसने कहा था कि अगर हम इसको एक स्पेसिफिक या लॉजिकल एक्चुअल उसकी डिफाइन लिखें तो वो होगी अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट। ये उसका बिल अमूम बिल आखिर मुकम्मल तौर पे तकसीम शुदा एक इकाई है किसी जानदार की, विदन विच जिसके अंदर स्पीशीज इज रिस्ट्रेंड, महदूद हो जाती है कोई भी स्पीशीज बाय इट्स लिमिटेशन, अपने महदूदात की वजह से। और वो महदूदात कौन से होंगे? फिजिकल स्ट्रक्चर्स उसकी एंड फिजियोलॉजी के, जो उसका किरदार है, जो उसका फंक्शन है, और जो फिजिकल एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, उसने उसके अंदर अंदर रहते हुए एक किरदार अदा करना है। मिसाल के तौर पे अगर हम फॉरेस्ट को ले लेते हैं, फॉरेस्ट जो है वो एक्चुअल में कम्युनिटी, और हमने ये देखा था कि कम्प्लेक्स कम्युनिटी या बड़ा इकोसिस्टम है, उसके अंदर क्या करना पड़ता है? खुराक लेने के लिए दूसरों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, एक को एज ए प्रीडेटर वर्क करना पड़ता है। जो कमज़ोर होता है, जो दूसरे की निस्बत जो है वो वीक होता है, वो प्री बन जाता है, जो ताकतवर होता है वो प्रेडेटर बन जाता है। अब वो उस वक्त उनके पास फिजिकल स्ट्रक्चर्स और उनकी फिजियोलॉजी ये कहती है कि उनको जो अवेलेबल फूड है उसने लेनी है, और जो अवेलेबल तरीका है, जो फिजिबल तरीका उस वक्त उसके पास है, वो उसने अपनाना है। तो वो उसके वो जो तरीके होते हैं, वो जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो उसके किरदार को उसके अंदर ढाल देती हैं और उस किरदार को उस हद के अंदर रखती हैं, उसके बाहर वो नहीं जा सकता। इसी तरह परिंदे हैं तो उड़ते हुए उनको जहाँ पे कहीं पे शिकार मिलेगा वो वहाँ पे करेंगे, ज़मीन पे आएंगे, ज़मीन पे उनको शिकार मिलेगा तो आपने गिद्ध जैसे देखा है वो बड़ी दूर से नीचे तक मार करता है और अपना शिकार ले लेता है। तो जिस जगह पे, जिस एरिए में उसको जितनी हद तक फैलाया जा सकता है उतना वो फैला हुआ है, तो वो कहलाता है उसका इकोलॉजिकल नीची। इसके अलावा जब दूसरी बात की गई वर्क जो चार्ल्स एल्टन का है, उसका वर्क हम देखें तो वो बिल्कुल सिंपल सी डिफाइन देता है उसकी। वो कहता है कि जी एक्चुअल में आप इसको कह सकते हैं कि ये उसका बेसिक रोल है।
किसका? ऑर्गेनिज्म का, किसी भी कम्युनिटी के अंदर। यानी अगर हम ये कह दें कि उसका बुनियादी रोल जो है वो नीची है, तो उस बुनियादी रोल में ये सारा कुछ ही आ जाएगा जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से, इकोलॉजिकल नीची, और इसकी दोनों डिफाइंस ही लिखनी पड़ती हैं। तो इन अदर वर्ड्स और सिंपल वर्ड्स में हम इसको डिफाइन करें तो नीची इज ऑक्यूपेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑक्यूपेशन हम किसको कहते हैं? पेशा या जॉब, जो भी जानदार की होती है। पेशे जॉब से क्या मुराद है? हम अपने अल्फाज में ह्यूमंस में पेशा या जॉब उसको कहते हैं, रोजी या लिवलीहुड जिसको हम कहते हैं, कमाने के लिए जो हम काम करते हैं उसको हम पेशा कहते हैं। एंड इसी तरह जो जानदार जिस तरीके से अपने लिए खुराक हासिल करता है वो उसका ऑक्यूपेशन है, वो उसका प्रोफेशन या जॉब है, और दैट इज कॉल्ड इट्स इकोलॉजिकल नीची। इस दौरान में फिर वो दूसरों के साथ जो भी ताल्लुक रखता है वो ताल्लुक भी इसमें आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसके एलिमेंट्स की फिर बात करें तो वो जो जानदार है या तो वो प्रीडेटर होगा या वो खुद प्री होगा, इसके अलावा या वो कंपीटेटर होगा, किसी के साथ मुकाबला करके चीज़ें लेगा, या उसका बिहेवियर कुछ और होगा इसके हिसाब से, कॉमर्शलिज्म वाला, म्यूचुअलिज्म वाला, जैसे कि बहुत सारे हमने फर्स्ट ईयर में म्यूचुअलिज्म कॉमर्शलिज्म पढ़े हुए हैं और इस टॉपिक में भी, इससे आगे में भी आएगा। इसी तरह एंड अदर इंटरेक्शंस, कोई और इंटरेक्शन भी हो सकता है, हेल्पफुल इंटरेक्शन भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम कहें कि मेन जो नीची है उसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है किरदार, वो कौन से? तो वो 4 हैं, 3 हैं, 3 के 2 पॉइंट हैं अगले, वाटर एंड सॉइल वाला। तो पहला है रेंज ऑफ टेम्परेचर, के किसी भी स्पीशीज को किसी जगह रहने के लिए, अपना किरदार अदा करने के लिए सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। विदाउट सूटेबल टेम्परेचर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर टेम्परेचर उसकी बसात से, उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ गया तो भी वो जो है ना वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा, अगर कम हो गया तब भी सर्वाइव नहीं करेगा। तो एक नैरो रेंज में सर्वाइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर इसी तरह अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी है, नमी का तनासब जो है वो हवा में या एटमॉस्फेयर में जहाँ वो रह रहा है, या वो कोई भी जगह जहाँ पे वो रह रहा है वो नॉर्मल होना चाहिए। वो अगर जो उसकी अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी है वो चेंज होती है तो इसके हिसाब से रिस्पायरेशन और बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसके लिए इसका भी स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आती है वैल्यू ऑफ पीएच। पीएच जो है वाटर की और सॉइल की, ये दोनों भी बहुत मैटर करती हैं। इन दोनों की मैटर करने की वजह से फिर उसको पीएच के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है। तो ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ नीची हमें बताते हैं कि एक स्पेसिफिक महदूद किस्म की चीज़ें हैं जो किसी एक जानदार को उसकी ऑक्यूपेशन में, उसके एक रोल में महदूद रखती हैं ताकि वो दूसरे के रोल में ना जाए और कम्युनिटी में अपना एक स्पेशल किरदार अदा करे। तो ये पूरे का पूरा टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया बायोस्फीयर, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये टोटल शुरू से लेके आपने उसकी डिफाइन, उसकी रेंज, हैबिटेट और इन दोनों साइंसदानों का वर्क, उसके एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स तहरीर करने हैं। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन में हैबिटेट अलग से पूछा जाता है और इकोलॉजिकल नीची की डिफाइन अलग से पूछी जाती है। याद रखिएगा कि वो वाली जो दूसरी है चार्ल्स एल्टन की, वो छोटी है, उसको हम लिखेंगे तो एक आध नंबर जो है ना कटने की गुंजाइश होती है, लेकिन अगर हम इसके साथ ये भी ऐड कर दें तो फिर नंबर कटने की गुंजाइश नहीं बचती। तो दोनों डिफाइंस मेरा बेटा आपने इकट्ठी लिखनी है अगर ओनली नीची पूछा जाए तो। आज के टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।